The average of first 10 prime number is y and the average of 4 consecutive prime number starting from 101 is x. Find the average of x and y. क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले निरंतर जो लगातार संख्याएं हैं उनका यदि हम एवरेज निकालें और वो कौन सी हैं, पहली 10 संख्याएं हैं ऐसे, ठीक है। तो वो जो 10 संख्याएं आपके पास हैं उसका एवरेज बोला गया है, ठीक है। तो वो 10 संख्याएं, वो 10 को नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो आपको पता है सर जो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, तो आप सभी को पता है सर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर 2 से चालू होते हैं। तो सबसे पहला नंबर हो गया 2, फिर कौन सा होगा 3, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा, तो 7 के बाद आएगा 9, ठीक है। 9 आएगा कि नहीं आएगा ये पहले तो ये बताओ भाई। 9 3 से कटता है। अच्छा प्राइम नंबर होते कौन से, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से कट जाएं या तो 1 से कट जाएं, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो एक वो खुद नंबर या तो 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये हो गए कितने 5 हो गए, हमें कितने चाहिए 10, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 13। नेक्स्ट प्राइम नंबर बताओ भाई, तो अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 17। अगला प्राइम नंबर ढूंढने तो कौन सा हो जाएगा 19, और नेक्स्ट प्राइम नंबर ढूंढने तो कितना हो जाएगा 23, और 23 के बाद अगला जो नंबर मिलेगा वो बनेगा 29। ये वो 10 नंबर हैं जो कि आपके पास प्राइम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है सर इनका एवरेज, तो मेरे भाई एवरेज का मतलब होता है ये जो एवरेज है वो किसके बराबर है, तो आप सारी संख्याओं को एवरेज एक्स वाई के बराबर, तो हम यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सब का एडिशन बाय 10, तो भाई सम अपॉन क्वांटिटी, टोटल कर लो इसका, और कितने हैं 10 हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका सम आपके पास 129 आएगा, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी 12.9। हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी 12.9। इतनी बात सभी को मेरे को लगता है क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा स्टेटमेंट इसी में कोट किया गया है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर लेकिन कितने 4, और कहाँ से चालू हो रहे हैं 104 से। तो मुझे बताओ यदि 101 की बात करें तो 101 एक प्राइम नंबर हो गया, तो अगले 3 और ढूंढो, तो 102 होता है कि नहीं, 103 होता है क्या, हाँ सर 103 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 104 नहीं है, 105 भी नहीं है, राइट 107 आएगा सीधा, क्योंकि ये सब इवन नंबर थे। और एक अगला नंबर हो जाएगा 109। ये आपके पास 4 प्राइम नंबर आ गए। अब फिर से उसने क्या बोला, इसको भी हमें क्या निकालना है एवरेज, क्योंकि उसने बोला एवरेज ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो भाई यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे निकाल सकते हैं अपन लोग, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा, तो आपके पास इसका जोड़ जाएगा 420, और 420 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 105 मिलेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है दोस्त, एवरेज किसका, x और y का। तो हम x प्लस वाई 2 कर देंगे, यही एवरेज कहलाता है भाई, 2 नंबर का एवरेज ये हो गया। तो बस इसको ऐड करके डिवाइड कर दो, तो 112.9 प्लस हो जाएगा 105, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। जब इसको अपन लोग सॉल्व आउट करेंगे तो ये बात 58.95, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर बिटवीन 10 to 82 विच आर डिविजिबल बाय 9। कंडीशन लगी हुई है सर जो नंबर है वो 9 के मल्टीपल होना चाहिए या डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो किसी भी अर्थमेटिक सीरीज़ की यदि हम बात करें, यदि हम अर्थमेटिक सीरीज़ की यदि हम बात करें, तो भाई ए को हम यदि पहला नंबर मान लें और ऐसी सीरीज़ एल को यदि मैं लास्ट मान लूँ, तो इसका जो अर्थमेटिक मीनिंग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, राइट, ये फॉर्मूला ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब देखो मेरे भाई, हमें क्या करना है 9 का मल्टीपल, तो मुझे बताओ 10 और 81 82 के बीच में, तो भाई 10 से बड़ा नंबर होना चाहिए जो 9 का मल्टीपल हो, और 82 से छोटा होना चाहिए, यही सीरीज़ है। तो मुझे बताओ इसका अगला नंबर कौन सा होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 एकम 9 दूनी 18, 9 का पहाड़ा पढ़ लो, है ना। तो आपके पास इससे बड़ा 18 मिल जाएगा।
अब मैं बोलूं आपसे इसका लास्ट नंबर यदि 82 है तो इसके पहले 81 आपने पढ़ा होगा जो 9 से डिविजिबल होता है, तो भाई हम इसके पहले 81 लिख सकते हैं। तो मैंने इस सीरीज में कितने नंबर है ये नहीं पता किया, मैंने ये पता कर लिया इसका पहला नंबर यदि ये होगा तो इसका लास्ट नंबर ये होगा, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, पेपर में जो पूछा गया बस वो निकालना, मुझे अपनी मैथ्स नहीं दिखाना है पेपर में, मुझे अपनी मैथ्स को नहीं बताना वहाँ पे कि मुझे कितनी मैथ्स आती है, ठीक है। सवाल जल्दी कैसे होता है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से हम यदि जोड़ दें दोनों को तो 18 यहाँ पर है और 81 यहाँ पे हो गया, और बस इसका आधा कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 99, और 99 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चे, 99 का आधा हो जाएगा 49.5, 49.5। सामने क्वेश्चन है, इन बेस 7 a number is written only using the digits 0, 1, 2, 3 up to 6. The number 135 in base 7 is like that. मतलब इस 135 को बेस 7 मेथड में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन बेस 10, और 10 में यदि हम बोलें तो यही बात 75 में, मतलब बेस 7 में 135 कहते हैं तो बेस 10 में इसी नंबर को 75 कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ बेस 7 नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 6, 5, 4 इन बेस 7। ये क्या होता है बेस 7? अब पेपर में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, आपको कोई चीज़ नई पड़ी है तो आपको लगती है नई है, ठीक है। आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पर सुना है क्या? तो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो बेस 2 पे सॉल्व होती है। ऐसे आपने ऑक्टल, हेक्सा, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। ऑक्टल पे हम 8 पे बेस लेके चलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स में आप 16 का बेस लेके चलते हैं, या डेसिमल नंबर की बात करें तो उसका बेस 10 होता है। तो बस ऐसे ही उसने एक नया बेस बोला है जो 7 पे है, राइट। तो कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम की तरह ही इस सवाल को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास नंबर लिखा है लाइक दिस नंबर, तो हम क्या करने वाले हैं 1, 2, 3, 4, इसको, ये जो इसका बेस है वो 7 है, हम क्या करने वाले हैं इसको चेंज करेंगे, इसका बेस बनाएंगे सर 10 मतलब डेसिमल में बदलने वाले हैं कि 1, 2, 3, 4 मतलब 1234 को डेसिमल में कितना कहते हैं। जैसे बेस 7 में 135 को डेसिमल में बात करें तो 75 कहते हैं। तो यही चीज़ हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ में देखने को मिलेगी। तो लिखने का तरीका क्या होता है, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट, आप उसका अलग से वीडियो देख लें, राइट, इसमें बस सॉल्व करना है हमको। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, ये लिखेंगे 1 इंटू कितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, तो 7 बेस मेथड है तो इसको लिखेंगे 7 की पावर 1 कम, राइट, 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ से 3 से शुरुआत करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर अगला नंबर उठाएंगे, फिर 7 की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चलेंगे। तो अब पावर 2 ले लेंगे अपन लोग, फिर है 3 तो प्लस करेंगे अपन लोग 3, और यहाँ पे 7 की पावर कितनी लगा देंगे सर 1, और लास्ट में हम बचा है 4, इसको ले लेंगे +4, और यहाँ इंटू 7 की पावर अब 0 आएगी। ध्यान रखना ये ओवरलैप हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आप सुन लीजिए ये चीज़। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343। ऐसे ही हम बात करें प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 7 की पावर 1 मतलब 21 डायरेक्ट लिख लो, प्लस हो जाएगा 7 की पावर 0 कितना होगा 1, तो ये आपके पास कितना बना रहेगा, ये 4 ही बना रहेगा। ये कितना बना रहेगा 4 ही बना रहेगा। तो इन सब को यदि हम ऐड कर लें तो ये टोटल हमारे पास 466 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, ये 466 आपके पास बन के आएगा। तो सॉल्व कैसे करना है, ये 466 मैंने कैसे लिखा है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा समझा भी दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेम टर्मोलॉजी हम लोग इसके साथ परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसको यदि मैं डेसिमल में चेंज करूं, अब मैं इसको कर रहा हूं रफ, ठीक है, इस चीज को हम कर रहे हैं रफ, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ भी हम लोग वही प्रक्रिया करने वाले हैं। किसके साथ, ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो दूसरा नंबर हमारे पास लिखा है 6, 5, 4, 3, ये बेस 7 पे बना है, हमें इसको डेसिमल नंबर पे लेके आना है।
इसका बेस 10 करना है। तो बस जल्दी से हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिखेंगे अपन लोग 6 इंटू 7 की पावर 3, फिर लिखेंगे प्लस 5 इंटू 7 की पावर 2, फिर लिखेंगे अपन लोग प्लस लगा के 4 इंटू 7 की पावर 1, फिर लिखेंगे अपन लोग 3 इंटू 7 की पावर 0। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने में आएगा 2 3 3 4। मैं समय को बचाने के चक्कर में ये डायरेक्टली ये चीज़ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम तो भाई मेहनत करके आए हैं तो सारी चीज़ें आपको तरीके से सिखा के जाएंगे। ठीक है, आप भी मेहनत कर लीजिए मेरे साथ सॉल्व करते करते। ठीक है, अब मेरे पास यदि हम बात करें तो हमें इसका क्या करना था, सम निकालना था। तो इसका यदि मैं सम पूछूं तो ये दोनों जो नंबर किस में आ गया, डेसिमल में, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा। यदि मैं आपसे सम पूछूं तो सम आप बोलेंगे सर दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 और 4 10, डायरेक्ट लिख दूं भाई 2800 आएगा आपके पास, सीधा सीधा दिख भी रहा है वैसे तो। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना, ये जो 2800 नंबर आया है ये किस में आया है, तो ये आया हुआ है आपके पास डेसिमल सिस्टम में, राइट। मतलब यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, 10 है। अब मेरे भाई इस नंबर को हमें तो बेस 7 पे लेके जाना था, तो अब इस चीज को हम बेस 7 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, तो आप क्या करना, इस चीज को करने के लिए बस 7 से डिवाइड करते चलो। मतलब 2800 को हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को बार बार 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस 7 चौके 28, 400 बार ये पूरी पूरी कट जाएगी, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब इस संख्या को फिर से हम लोग कहाँ से काटेंगे, 7 से, राइट। तो हो जाएगा 7 5 35, ठीक है, और 7 5 35, 5 बच गया, 7 7 14 है, 7 7 49। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इस संख्या को अपन लोग 7 से काटेंगे, तो 7 8 56, कितना बच गया रिमाइंडर, फिर से 1। फिर से इस संख्या को 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 कम 7, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब इसको फिर से 7 से काटेंगे तो फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब हमें पता है इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा ध्यान रखो टॉप टू बॉटम होता है। तो हम इसको यदि बेस 7 में लिखे तो ये लिखा है 1 1 1 2 3 और 4 और आगे जाके 0। मतलब यदि हम इस 2800 को बेस 7 में लिखें तो हम इतना लिख सकते हैं। तो बेस 7 में आपके पास इसको लिखने का तरीका आपको मिल गया। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेक्टेंगुलर ट्रायंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices have the coordinates and so and so। मतलब एक कोई ट्रायंगल है, हमें ये नहीं पता ये ट्रायंगल कौन सा है, पहली कंडीशन तो ये बात दिमाग में रख लो। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये ट्रायंगल कौन सा है, तो हम बाय डिफॉल्ट स्केलर ट्रायंगल बना के चलते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि इनके कोऑर्डिनेट जो ए कोऑर्डिनेट है वो 4 और 0 है। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं इसको बी और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं ये 6 और 3 है। तीसरा वाला कोऑर्डिनेट सी मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट वैल्यू है 6 और -3। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमें जब भी एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया के अलग अलग फॉर्मूले हैं ट्रायंगल के हिसाब से। राइट एंगल है तो अलग एरिया का फॉर्मूला लगेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अलग लगेगा, स्केलेन ट्रायंगल है तो अलग लगेगा, राइट। सबके अलग अलग ट्रायंगल्स के फॉर्मूले होते हैं। तो अब पहले ये चेक करते हैं कि ट्रायंगल है कौन सा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। यदि मैं थोड़ी देर के लिए, यदि मैं इसको दूसरी भाषा में लिखूं, तो यदि मैं इसको मान लूं कि ये x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लूं मैं x2 y2 हैं। मैं पहले फॉर्मूला आपको लिख के बताता हूं, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, अंडर रूट ऑफ क्या, इसके कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 पहले वाले कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाते हो, फिर इसके कोऑर्डिनेट ले लो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो। जब भी किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में जो लाइन होती है उन लाइन की डिस्टेंस निकालना है तो आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। अब मेरा यही फॉर्मूला लगने वाला है इस पूरी कहानी में। देखो अब मैं ज़्यादा इधर ना लेके वहीं सॉल्व कर देता हूँ। देखो
6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, राइट। दिमाग में सारी बातें रखो, यहाँ पे आपके पास एक 4 आ गया, फिर 3 में से 0 जाएगा तो आपके पास 3 ही मिलेगा, राइट। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। लिख देते हैं, चलो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर एक आध तो कुछ लिख के बता दो। हाँ चलो देखो, मैंने पहला वाला कोऑर्डिनेट ले लिया ए बी, तो यहाँ से 6 माइनस, देखो माइनस कर रहे हैं तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, और यहाँ पे स्क्वायर बाय डिफॉल्ट लगा है, ठीक है। ऐसे ही y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 कितना जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 और 4 होता है 13, मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो √13 आएगी। तो मुझे ये मालूम पड़ गया ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये √13 है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब चलते अपन लोग इस तरफ में, तो वही 6 माइनस 4 कितना होगा, फिर से 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइंड में लिख लो 4। ऐसे अपन लोग इसको जब इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3 है, ये 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 3 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस वाली वैल्यू वो भी प्लस हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास कितना मिला 13 ही है। तो मुझे थोड़ा सा संदेह हो गया कि यदि 2 साइडें बराबर हैं तो या तो कंडीशन हो सकती है कि तीसरी बराबर हो जाए, या फिर तीसरी बराबर नहीं है। तो 2 ट्रायंगल मेरे दिमाग में आ गए, या तो ये स्केलर ट्रायंगल, सॉरी स्केलर नहीं बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं, या फिर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है। देखो ये थॉट्स है जो आपके माइंड में चल रहे हैं, मैं उसको भी बोल के बता रहा हूं, ठीक है। आप सुनो, इसको निकालते हैं, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होने वाला है। ऐसे यहाँ पे देखो 3 माइनस 3, तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो अंडर रूट के अंदर 36, इसका मतलब बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 6। लो भाई, पिक्चर हो गई पूरी क्लियर, पिक्चर हो गई पूरी क्लियर। तो ये ट्रायंगल कौन सा है जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरा नहीं है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी वाले बच्चे खुश हो जाते हैं यदि मैं हिंदी में बोलता हूं तब, राइट। तो ये आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका नाम आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मुझे एरिया निकालना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे, किसको पता है। इसको हटा दे भाई, ये तो हमारे कुछ काम का है ही नहीं, है ना। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले को लिख लेना। अब मैं अगला फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो यही चीजें होती हैं जब आप रैंडम क्वेश्चंस करते हो, तो कॉन्सेप्ट्स आपके बैक टू बैक आते जाते हैं। जैसे इस सवाल को कर रहे हो तो आप 2-2 कॉन्सेप्ट सीख के चल रहे हो, क्या कि लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, राइट। ये रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। आप ये शॉर्ट वीडियो अलग से देखना चालू करिए, जितने भी मैं TCS NQT के बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो अब मेरे पास क्या आ गया है, ध्यान से सुनना, मुझे अब एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा दोस्त, तो अब मैं छोटा सा एक ट्रायंगल बनाता हूं। यहाँ पे ये दिख रहा है सबको, छोटू सा ट्रायंगल, ये छोटू सा ट्रायंगल, राइट। मैं बोलता हूं ये दोनों साइडें A हैं जो बराबर हैं, और ये वाली साइड जो बराबर नहीं है, तो इसको मैंने B मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। तो ये फार्मूला आप लोग सभी लोग अपनी कॉपी में ध्यान से नोट डाउन करके लिख लें। तो आओ जरा इस फॉर्मूले अपन लोग सारी की सारी वैल्यू डालते हैं, राइट। तो b मतलब क्या हो गया, जो अनइक्वल साइड है, तो 6/4 हो गया, ठीक है। अंडर रूट ऑफ यहाँ हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो a मतलब जो इक्वल साइड है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर मतलब हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस b मतलब कितना है 6 मतलब 36 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और वैसे तो पूरे सवाल में दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। अच्छा सॉल्व करें तो देखो 13 चौके 52 हो जाएगा, राइट। 13 चौके कितने हो गए 52 हो गए, और 52 में से यदि हम 36 घटा दें, 52 में से कितने घटा दें 36 घटा दें, तो अब आपके पास बचेगा कितना 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा 6। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन says 2 full tanks, one shaped like a cylinder and second contains liquid fuels. The cylindrical tank is 500 liter more than the conical tank. एक कोन के शेप का टैंक है, एक सिलेंडर के शेप का टैंक है, राइट। सभी ने 2 फॉर्मूले जरूर पढ़े होना चाहिए। सिलेंडर का एक फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, इसको सिलेंडर कहते हैं, और इस डायग्राम को हम लोग कोन कहते हैं। ये दोनों आपके पास ऐसे अलग अलग टैंक हैं, ठीक है।
अब इन्हीं टैंक की यदि चर्चा करने लग रहा है तो इस चर्चा को हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। पहली लाइन में उसने बोलता है जो एक टैंक है वो दूसरे से 500 लीटर ज़्यादा है और वो कॉनिकल टैंक है, ठीक है। तो मैं एक काम करके क्या चलता हूँ, राइट, जो कॉनिकल टैंक है, राइट, जो कैनोनिकल टैंक आपके पास है उस टैंक की कैपेसिटी में एक काम कर लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ, राइट, लिख लेता हूँ द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल टैंक, ठीक है। मैं कौन लिख ले रहा हूँ, यदि मैंने मान लिया x, ठीक है, तो मुझे बताओ सिलेंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो आपका जवाब होगा सर 500 लीटर ज़्यादा है तो x + 500 हो जाएगा। आई थिंक ये छोटी सी बात आप सबको क्लियर है, 500 ज़्यादा हो जाएगी, बस इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आफ्टर 200 लीटर ऑफ फ्यूल इज पम्प्ड आउट, मतलब 200 लीटर फ्यूल को उसने निकाल लिया, ठीक है, निकाल लेने दो। द सिलेंड्रिकल टैंक नाउ कंटेन्स द ट्वाइस, जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो दुगना अमाउंट ऑफ द फ्यूल इन द कैनिकल टैंक, मतलब जो कोन के शेप का टैंक है उस टैंक से जो सिलेंड्रिकल टैंक है अब कैपेसिटी में दुगना है, अब कैपेसिटी में क्या है, डबल है। तो पहले एक काम करते हैं, दोनों से 200 लीटर टैंक निकालते हैं फ्यूल, तो ये बन जाएगा x - 200। अब ध्यान रखना ये क्या है, ठीक है, ये कौन था, कौन था, ये कौन था, ठीक है। अब सिलेंडर की बात करें तो ये कितना बन जाएगा, तो x + 500, और इसमें से यदि मैं सीधा 200 घटा दूं तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 300। तो मैं इसमें एक स्टेप थोड़ी सी कम कर दे रहा हूँ, ये चीज़ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना होगा। ये हो जाएगा 300। अब ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये सिलेंडर है। कौन सा है, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब हमारी जो चर्चा है ना वो इन्हीं दोनों के बीच में है, हमारी जो चर्चा वो इन्हीं दोनों के बीच में है। हमारे क्वेश्चन ने ये कहा है ये जो टैंक आपके पास है, कौन सा वाला, ये जो टैंक आपके पास है, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो इस टैंक से दुगना हो जाता है। तो मेरे भाई इसको यदि हम 2 गुना कर दें तो ये इस इक्वेशन के बराबर किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रख लो, जैसे मेरे पास आपसे 2 गुना ज़्यादा पैसा है और आपको मेरे बराबरी में आना है तो आपके पैसे को 2 गुना करना पड़ेगा, मेरे पैसे को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम बराबरी की बात कर रहे हैं। ये जो डाटा है आपके पास ये इस डाटा से डबल है, तो भाई इसको इसके बराबर में बैठाना तो इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब बेसिक सी इक्वेशन बन गई, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर उधर सफल करोगे मैं टाइम ना ज़ाया करते हुए, तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 700। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया कोण की वैल्यू मिल गई। लेकिन मेरे सवाल ने क्या पूछा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ फ्यूल डिड द सिलेंड्रिकल टैंक हैव। तो अब मुझे बताओ सिलेंड्रिकल टैंक के पास कितनी कैपेसिटी है, तो आप कहेंगे x + 500 है। तो भाई मुझे बताओ जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर के आकार का जो टैंक है इसके पास जो कैपेसिटी है वो x + 500 है। तो भाई 700 ऑलरेडी आ चुका है x की वैल्यू, और 700 में यदि हम 500 जोड़ दें तो ये हो जाएंगे टोटल 1200। कितने हो जाएंगे, 1200। मतलब ये जो कैपेसिटी है आपके पास इस टैंक की वो कितनी हो जाएगी, 1200 लीटर। जो भी है लीटर है तो लीटर लगा देंगे, जो भी है बात हम ले लेंगे, ठीक है, राइट। ये नंबर है, यहाँ बड़े बड़े में लिख देता हूँ 4 5 2 P 3 6। ये कोई एक नंबर है, इज सच दैट इट इज डिविजिबल बाय 36, और ये नंबर 36 से डिवाइड होता है, 36 से डिवाइड होता है। तो आपसे बोल रहे हैं व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ p² b, मतलब जो इसके अंदर एक वेरिएबल लगा हुआ है p, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना, वो भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए या क्या तरीका लगाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मेथड क्या लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए आप क्या किया करो, हमेशा और हमेशा जिस नंबर से डिवाइड करना है इस नंबर को ब्रेक डाउन करो, इस नंबर को ब्रेक डाउन करो। किस फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करो, तो मैं आपको हिंट करता हूं, हमेशा इसी में करना, इसके अलावा कुछ मत सोचना। या तो नंबर आपके पास 2 के मल्टीपल में होगा, 2 4 8 16 ऐसे, या फिर आपको 3 के मल्टीपल में 3 या फिर 9
ऐसे करना है, या फिर आपके पास 7 का कोई मल्टीपल हो सकता है, या फिर आपके पास 8 यहाँ यूज कर लिया हम लोगों ने। बस आपको बेसिकली इस मल्टीपल में ढूंढने का प्रयास करना है, इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने जल्दी से इस नंबर को ऐसे डिवाइड कर लिया, मैंने देखा यार 36 जो है ना वो 9 इंटू 4 से मिलता है, 9 इंटू 4 से मिलता है 36। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं कि मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि ये जो नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है 100% वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ऐसे ही ये नंबर 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लगते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो हमको यहाँ पे दोनों डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता है, 9 का और 4 का। क्या क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है जो भी नंबर गिवन है उसकी आखिरी 2 डिजिट यदि 4 से कट जाती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 36 4 से कट जाता है। तो इससे डिविजिबिलिटी चेक करने से अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जो नंबर है उनका सब का सम हमेशा और हमेशा 9 से कटता है, ठीक है। तो देखो हम सम करते हैं, तो ये 5 और 4 9, जब भी 9 से काटने की बात आए तो जो 9 मिलता है ऐड करने के बाद आप उसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ऐसे 6 और 3 9, इसको भी छोड़ दिया, बचा क्या? 2, मतलब 2 प्लस p, ये संख्या 9 से कटेगी तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो p होगा वो एक डिजिट होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर में p जो मिसिंग है वो एक डिजिट है, और डिजिट आपके पास क्या क्या होती हैं? 0 1 2 3 ऐसे अप टू 9 तक होती हैं डिजिट, टोटल 10 डिजिट होती हैं इंक्लूडिंग 0, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो 9 से काटेंगे? तो भाई देखो 2 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 से 9 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको याद आ गया, 7 रख लीजिए सर सीधा, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे 7 रखा, 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया। इसका मतलब जो पी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? 7। पी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 7। और 7 यदि पी की वैल्यू है तो मेरे भाई हमसे पूछा है पी का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देता है। आसानी से हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। इसको डिटेल में लिख देते हैं आपको। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 5.4 की पावर, यहाँ लिख दें भाई 5.4 की पावर 4, ठीक है। 5.4 नहीं, ये 7 है, ठीक है। इसकी 7 की पावर ये, ठीक है। फिर प्लस लगाया उसने, 3.3 की पावर भी 4 ही है ना, और प्लस में लिखा है 818.81 का स्क्वायर, और इस पूरे के पूरे डिवाइड किया है। नीचे लिखा है, ध्यान से सुनना, यहाँ गलती हो सकती है आपसे, नीचे बेटा स्क्वायर लिखा है। नीचे क्या लिखा है? ये नीचे स्क्वायर लिखा हुआ, ये गलती नहीं करना। और दूसरी कंडीशन गलती क्या हो सकती है? प्लस को माइनस भी आप समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आपका पढ़ने का तरीका बस ध्यान से होना चाहिए। तो हमारे पास जो सवाल है वो कुछ ऐसा है, और इस सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। पूरा क्वेश्चन देखिए, खतरनाक बन सकता है यदि आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता, क्योंकि सवाल का बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है। सवाल का बैकग्राउंड पता है तो सवाल आसान हो जाता है। देखिए इसको मैं आसान करके दिखाता हूँ। एक फार्मूला होता है, याद दिला दें आपको, पुराने बचपन की यादें ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। देखो कभी भी लिखा हो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ab का स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है सर? नीचे लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जल्दी से ये वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लो। यही फॉर्मूला है जो आपके पास इस सवाल में कॉपी होने जा रहा है। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो। ऐसे फॉर्मूले आपको अलग से कहीं नहीं मिलेंगे, ये सवाल लगाओगे तब मिलेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं इस पूरे सवाल को यदि डिकोड करूं तो मेरे भाई 5.7 है, क्या मैं इसको a मान लूं? ऐसे 3.3 जो है, क्या मैं इसको b मान लूं? तो मुझे बताओ
यहाँ पे ये जो बात लिखी है ये a की पावर 4 लिखी है सर, ये b की पावर 4 लिखी है, और क्या ये a इंटू बी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ज्यादा मत गणित लगाना पेपर में, आप बस थोड़ा सा हिंट ये ले लो कि यूनिट डिजिट 1 है मतलब 7 या 21, मतलब एक तो आने वाला है, ठीक है, एक तो 100% आने वाला है, इससे थोड़ा अंदाजा लग गया। और ये 5 का 3 गुना यदि मैं 15 भी कर लूँ तो 18 के आसपास मतलब होगा ही, ठीक है। अब मेरे भाई यही बात हमें नीचे दिख रही है, लेकिन कुछ अलग दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बोलो ये दिख रहा है। ऊपर और नीचे यदि हम थोड़ा सा इंतजार करें तो हमें ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अब ऊपर वाली जो जगह लिखी है उसकी जगह यदि मैं ये दोनों लिख दूं तो नीचे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिखा है, ये ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा, जो बचेगा मैं वो लिख रहा हूं, बस जो बचेगा बस मैं वो लिख रहा हूं, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 और प्लस ए बी। मेरे पास बस इतना सा समीकरण बचेगा, इस पूरे को जब हम आपस में काट देंगे तो भाई a का स्क्वायर मतलब 5.7 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। अब 57 का स्क्वायर आपको ओरली पता होना चाहिए, ओरली पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी, कैलकुलेशन तभी आसान होगा, अदरवाइज आसान तो कुछ भी होता नहीं है, राइट। तो ये होगा 32.49, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है 33 का स्क्वायर, और इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 1089, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 0.89, और प्लस में इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का ही क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, और ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना नहीं है, ये लिखा है सामने, ठीक है, 18.81, बस इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ दो भाई, तो 62 पॉइंट क्या हो रहा है भाई आज बार बार 62.19। तो पूरा सवाल आराम से इत्मीनान से समझो, सोचो और कॉपी में कॉपी कर लो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट बना लो इसका। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज रिड्यूस्ड बाय 40%, जो प्राइस है वो 40% डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड द कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 35%, और जो कंजम्पशन मतलब खपत जो है वो 35% बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है what percentage of the consumption should be increased so that to keep the same expenditure as before। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है और उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, यदि मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मालूम पड़ जाता है सर टोटल खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये मुझे मालूम पड़ जाता है। फिर से सुनिए, जैसे मान लो आलू का भाव मान लो 50 रुपये किलो है और आपको 50 किलो आलू चाहिए, राइट। तो भाई भाव है 50 और 50 किलो ही चाहिए, इसका मतलब मेरा खर्चा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर आपका 2500 रुपये का खर्चा बनने वाला है। कितना रुपए? 2500 रुपये का खर्चा बनने वाला है, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, तो इस कहानी में कुछ ऐसी ही बात उसने डिस्कस की है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारी की सारी बात डिस्कस की है। तो अब यदि आप परसेंटेज के ठीक ठाक खिलाड़ी हो तो आपको इसको रेशो से बनाना ज़्यादा आसान लगता है, राइट। जैसे रेट की बात करें तो 40% ये रेट क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए। 40% का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, 40% मतलब होता है 2/5। तो मैं थोड़ी देर के लिए जो रेट है उसको अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले यदि रेट 5 होगा तो 40% कम होगा तो 2 रुपये कम हो जाएंगे, तो आज जो रेट होगा वो 3 रुपये होगा। मैंने फिर से देखो क्या लिखा है, पहले का रेट यदि मैं 5 रुपये मान लूँ तो भाई आज का रेट यदि उस 5 रुपये के हिसाब से 40% कम हो जाए तो 2 रुपये कम होंगे, इसका मतलब 3 रुपये बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कंजम्पशन पे, जिसे हम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है 35%। तो 35% का यदि मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं तो आप सिंपली कह सकते हैं सर 35/100 भी इसको लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को हम 5 से काट सकते हैं, 5 7 35 होता है और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब हो जाएगा 20। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं थोड़ी देर के लिए जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आपके पास है, इस क्वांटिटी को पहले वाली क्वांटिटी, इसका डिनोमिनेटर वाला नंबर यदि मैं 20 मान लूँ,
कि पहले तुमको 20 यूनिट क्वांटिटी लगती थी, आज क्वांटिटी तुम्हें 7 यूनिट कम लगती है। आज तुम्हें क्वांटिटी 7 यूनिट यदि कम लगती है, क्या ज़्यादा लगती है? तो हमारे क्वेश्चन ने बोला है सर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है तो ज़्यादा लगती है। तो भाई 20 का 35% 7 रुपये होता है, तो 7 बढ़ गई तो भाई कितनी हो गई? 27 हो जाएगी। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, तो मैं यही कहानी यदि यहाँ पे लिखूँ, ध्यान से देखना भाई, यदि मैं 20 का 5 गुना करूँ तो 20 पंजे होते हैं 100। मतलब तुम पहले इस क्वांटिटी को इस भाव से खरीदते थे तो इतना खर्चा होता था, तो आज क्या होगा सर? इस क्वांटिटी को इस भाव से खरीदेंगे तो कितने रुपए खर्च होंगे? तो आप सभी को पता है सर 81 रुपीज़ खर्च होने वाले हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हमें खर्च को उतना ही रखना है। क्या बोलता है भाई? खर्च को हमें उतना ही रखना, ये कांस्टेंट रखना, ये नहीं बदलना चाहिए, राइट? तो मुझे बताओ, हमने तो खर्च यहाँ पे पलटा हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे बताओ ये 100 है, इसको भी यदि मैं 100 बनाऊं तो मुझे बताओ ये क्वांटिटी कितनी बढ़ाना पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर 19 यूनिट। कितनी? 19। इसका मतलब ये जो 19 यूनिट का जो इंक्रीमेंट दिख रहा है वो एक्चुअल में किस पे हो रहा होगा? 100 पे या फिर 81 पे? ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि कंपेयर किस पे करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे सवाल ने यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से बताया है द कंजम्पशन शुड इंक्रीज। मतलब जो कंजम्पशन हमारा पास जो इंक्रीज हुआ है, राइट, शुड इंक्रीज, जो कंजम्पशन आपके पास है वो कितना इंक्रीज कर दिया जाए सो एज द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यहाँ पे मेरे हिसाब से कंजम्पशन की जगह सर रेट लिखना चाहिए था, राइट? ये जो कंजम्पशन है इसको रेट लिखना चाहिए था। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी बढ़ाई जाए? तो हम ये देखेंगे सर, ये जो वैल्यू आपके पास 81 है इसको 100 बनाना है तो 19 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किस पे बढ़ाना है? तो 81 पे। तो 19/81 लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन दूर रखिए, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है? इस पे कंपेयर नहीं होगा, कितना बढ़ाना है वो बात पूछी गई है। तो 81 पे ये, तो भाई 100 पे कितना? बस सवाल खत्म हो गया भाई। 19/81 इंटू 100 जब आप सॉल्व करते हो तो ये बात आपके पास 23.45 के बराबर निकल के आ जाती है। और इससे मिलता जुलता यदि ऑप्शन देखा जाए तो हमें ऑप्शन नंबर डी दिखाई देता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। A business lady bought 400 handbags. She sold 100 of them at the profit of 20% and the rest at 10% profit. जो बचे उसको 10% profit. Find his overall profit और loss percent. Overall profit percent ही बोला है तो हमें loss पे हमें ध्यान नहीं देना, मतलब profit ही होने वाला है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, ये जो हमें 400 दे रखी है ये एक क्वांटिटी है प्यारे बच्चे, ये रेट नहीं है, ये क्वांटिटी है, ठीक है? 400 बैग उसने खरीदे हैं। इसमें ये कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है कि उसने एक बैग कितने रुपए का खरीदा। तो जब भी आपको कभी क्वांटिटी देख के रेट अज्यूम करना हो तो आप इक्वल बना लिया करो। कैसे? मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बैग की कीमत, ठीक है, 1 रुपये है, मैंने ऐसे मान लिया, मतलब एक बैग को 1 रुपये में खरीदा जाएगा, ठीक है? तो अब इस पर्सन ने, इस लेडी ने क्या किया हुआ है, टोटल बैग जो आपके पास थे वो 400 ही थे, इसका मतलब ये 400 रुपये के बैग होना चाहिए, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये 400 रुपये के बैग होना चाहिए। अब इसमें से 100 बैग्स, कितने बैग भाई? 100 बैग इसने बेच दिए। तो मुझे बताओ 100 जो बैग होंगे वो कितने रुपए के होंगे? तो आपका जवाब होगा सर 100 रुपीज़ के। ये जो 100 रुपीज़ के बैग हैं उसने वो 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ है वो कितने रुपए में बिक गई है भाई? तो 100 का 20% 20 रुपये होता है, इसका मतलब ये 120 रुपये में बिक गया है। ये 20% का प्रॉफिट पे मैंने इस आर्टिकल को बेच दिया है। आई थिंक इतना एक पहले पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बोलता जो बचे हुए बैग हैं, तो अब भाई मेरे पास मात्र 300 बैग हैं। अब मुझे बताओ ये जो 300 बैग आपके पास हैं
ये 300 रुपए के ही बैग होंगे, हम ऐसा भी कह सकते हैं भाई ये जो 300 बैग आपके पास हैं वो कितने रुपए के होंगे, तो आप बोलेंगे सर 300 रुपए का ये बैग होना चाहिए, क्योंकि एक बैग की कीमत हम 1 रुपए मान के चल रहे हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यदि हम इन 300 बैग को, मतलब 300 रुपए के बैग को 10% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो भाई मुझे बताओ 300 का 10% कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 रुपए। तो भाई 300 में आपने 30 रुपए कमाए, इसका मतलब बेचे कितने रुपए में, 330 रुपए में। आपने कितने रुपए बेचे, 330 रुपए में। मुझे लगता है यहां तक की कहानी आप सभी को आराम से क्लियर हो गई है, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल ने ये पूछे ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई कितने कितने रुपए में बेचे, हमें तो टोटल बताओ सर कितने रुपए का फायदा इसको होने लग रहा है। तो अब मेरे भाई एक चीज बताओ, आपके पास कितने रुपए आ गए, तो यहां से 120, यहां से 330 रुपए आ गए, तो टोटल मिला के आपके पास 450 रुपए आ गए। कितने आ गए, 450। लेकिन तुमने लगाए कितने थे भाई, 100 रुपए यहां लगाए थे, 300 मतलब टोटल 400 रुपए लगाए थे। तो मुझे बताओ आपको ओवरऑल फायदा कितने रुपए का हो गया, तो आप बोलेंगे सर 50 रुपए का। सवाल कहता है नहीं 50 रुपए का फायदा तो ठीक है, परसेंटेज में बताओ कितने का हुआ। तो मेरे भाई बताओ ये जो 50 रुपए तुमको एक्स्ट्रा मिले हैं ये किस रुपए पे मिले हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा सर 400 रुपए लगा के 50 रुपए कमाए हैं, तो 400 को अपन लोग नीचे लिख लेंगे और गुणा कर देंगे अपन लोग 100 का, ठीक है। ये हो गया प्रतिशत में बदलाव। तो 2 जीरो से प्यार से इसको काट दो। अब 50 के 4 टुकड़े करना है, तो 50 के 2 टुकड़े करेंगे तो 25 बनेंगे, और 25 का एक और टुकड़ा बनाएंगे तो 12.5 बनेगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर 100% ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ता है। राजेश रन्स एट अ शॉप वेयर ही सेल्स आर्टिकल विच आर इक्वल टू मार्क प्राइस। ये जो आर्टिकल बेचता है, ये जो आर्टिकल बेचता है वो उसके मार्क प्राइस पे बेचता है, ठीक है। सेल्स एन आर्टिकल विच आर of equal to mark price. Rajesh had bought each of these article at the equal cost price. और हर एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है सर, क्या करता है भाई, खरीदता है, ठीक है। इवन आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और वो 20% का डिस्काउंट भी देता है खरीदते समय, ठीक है, या बेचते समय आप समझ लो, ठीक है। एंड राजेश अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और ऐसा करने पे 20% का फायदा भी कमाता है, ठीक है। ऐसा करने पे 20% का फायदा भी कमाता है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे देखो, हमें ना तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है, ना तो हमें सेलिंग प्राइस पता है, ना तो हमें यहाँ पे मार्केट प्राइस पता है ना, तीनों ही नहीं पता। तो हम एक काम करते, तीनों डाटा में से किसी एक डाटा को पकड़ते हैं और इस डाटा का हेल्प लेकर बाकी डाटा निकालते हैं, यही कर लेते हैं और क्या, ठीक है। आओ जरा चलते हैं अपन। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें यदि मैं एमआरपी को सपोज कर लूं, लेट जो मार्केट प्राइस है जिसे हम मैक्सिमम रेंटल प्राइस कह सकते हैं, राइट, इसको यदि हम 100 मान लें, एक्स नहीं मान रहे हैं, 100 ही मान रहे हैं, ठीक है। हमने इसको कितना मान लिया बेटा, 100। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि तुम्हारी कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो ये पेन 100 रुपए का है, अब तुमने शॉपकीपर से बोला कि सर इस पर डिस्काउंट दो हमें, तो शॉपकीपर बोलता है 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो मुझे बताओ आपको शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को कितने में बेचा, तो आप बोलोगे सर इस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी सर, इस पे 20% का डिस्काउंट, मतलब ये 80 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया दोस्त, ये 80 रुपए में आपको बेचा गया, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से उस शॉपकीपर ने 20% का मुनाफा कमाया। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि शॉपकीपर ने इसको कुछ और रेट में खरीदा होगा। तो आओ अपन पता करते हैं कितने रुपए में खरीदा होगा उसने, तो इसकी हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो मेरे भाई आपको 80 में बेचा है और उसने यदि 20% का फायदा कमाया, इसका मतलब ये 120% की वैल्यू होगी, और सीपी 100% होती तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से सुनो, देखो जिसने प्रॉफिट एंड लॉस को तरीके से पढ़ा होगा, ये छोटी छोटी सी जो भाषाएं मैं लिख रहा हूं ये आपको आसान लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। इसलिए प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ लो, एक एक सवाल पे मेहनत कर लो, सो दैट आपको कोई भी सवाल परेशान ना करे पेपर में, ठीक है।
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, राइट, कैसे भी कर लो, 1 0 से 1 0 काट लो, ठीक है, 4 से काट लेते हैं अपन लोग, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो CP आ जाएगी वो 200/3 आ जाएगी। यहाँ तक मुझे लगता है सवाल में कोई दिक्कत नहीं गई होगी। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, MRP। उस MRP को देखते हुए मैंने 20% का डिस्काउंट लगाया तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल गई, और जब सेलिंग प्राइस हमें मिल गई तो हमारे दुकानदार ने 20% का मुनाफा कमाया। तो मुनाफा हमेशा CP पे होता है, तो सेलिंग प्राइस से यदि 20% फायदा कमाया जाएगा तो भाई मेरे कॉस्ट प्राइस कितने रुपए बनेगी। तो आपको इस तरीकों को निकालने के लिए ध्यान रखना है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जिसको ऐसे आता है वो ऐसे निकाले, जिसका दूसरा तरीका है बस हमें अल्टीमेटली CP की वैल्यू इतनी निकालना चाहिए। जो भी तरीका लगा लो वो सब सही है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट मतलब टच तो कर रहा हूं लेकिन बहुत डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस हैं, राइट। मैं नहीं चाहता कि लंबाई बड़ी हो वीडियोस की, राइट। आगे चलते हैं। मेरे को लगता है इतनी बात हमने अभी यहां तक के डाटा को देखते हुए निकाल दी। आगे चलते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक निश्चित दिन में राजेश अर्न अ प्रॉफिट। ओ भाई साहब, इसने एक प्रॉफिट अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ये जो प्रॉफिट आपके पास अर्न हुआ है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल। ओके, CP ऑफ 100 आर्टिकल, 100 आर्टिकल की CP के बराबर है, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट मार्क प्राइस, और ये जो आर्टिकल है वो मार्क प्राइस पे बेचे गए। किस पे बेचे गए, मार्क प्राइस पे, ठीक है। मतलब 100 आर्टिकल की कोई ना कोई क्या होगी, CP होगी, राइट। मतलब ये जो बेचे गए आर्टिकल हैं वो 100 आर्टिकल उसके MRP पे बेचे गए, ठीक है। तो मैं वही देखो, अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो चीज़ नहीं पता उसको कुछ ना कुछ वैल्यू में मान लो, ठीक है, या वेरिएबल बना के मान लो, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि उसने जो 100 आर्टिकल बेचे हैं उसमें से एक आर्टिकल की जो कीमत है, ठीक है, एक आर्टिकल की कीमत वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है। यदि मैं X मान लूं तो मुझे बताओ उसने MRP पे बेचा है आर्टिकल, तो ये X आर्टिकल यदि 100 आर्टिकल MRP पे बिक गए तो कितने रुपए के बिकेंगे, तो आप बोलोगे सर 100X के बिकेंगे। फिर से सुनो, ये बात जो मैंने आपको लिख के बताई है इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। फिर से सुनिए, मतलब उसने बोला है जो आर्टिकल आपके पास 100 बेचे गए हैं, ये 100 आर्टिकल जो बेचे गए हैं ये आपके पास MRP पे बेचे गए हैं। तो बेटा MRP यदि मैंने 100 मानी है तो एक आर्टिकल की वैल्यू X है, तो ये 100X के बिकना चाहिए। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। तो मुझे बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यदि इसका 200/3 है तो इसका X टाइम हो जाएगा 200/3 इंटू X। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं। अब आती है हमारे पास इस स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सर प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सब लोग ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले ये बताओ। तो आप सभी को पता है यदि मैं सेलिंग प्राइस 100X दे रखा है, यदि मैं इसमें से 200X/3 घटा देता हूं तो प्यारे बच्चे ये इक्वेशन हमारे पास प्रॉफिट की बन जाएगी। और ये जो प्रॉफिट उसने बताया है, ये प्रॉफिट 100 आर्टिकल के CP के बराबर है। ये जो प्रॉफिट है वो 100 आर्टिकल के CP के बराबर है। तो मुझे बताओ एक आर्टिकल की जो CP है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 200/3 है। तो मेरे भाई एक आर्टिकल की यदि CP 200/3 है तो मुझे बताओ ऐसे 100 आर्टिकल बेचेगा तो मल्टीप्लाई कर दें। यही तो हुई बात तो यही दे रखी है ना। तो आपके पास ये हो गया इतनी कहानी। बस इसको जल्दी से आप सॉल्व आउट कर लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। अच्छा देखो, इसको यहाँ गुना करेंगे अपन लोग, तो ये 300X, ये हो जाएगा 200X, तो हो जाएगा 100X, तो यहाँ पे हो जाएगा 100X अपॉन में हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा 200/3। देखो थोड़ा बड़ा सवाल है, डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो जाएगा 100। अब देखो काट पीट कर लो, ये इससे चला जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, तो X की वैल्यू हमारे पास बचेगी सर 200। और हमने यही माना था, राइट। उसने बोला है हाउ मैनी आर्टिकल डिड राजेश सेल इन ऑन दैट डे, तो हमने क्या माने थे X आर्टिकल, ठीक है। वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल या
या मैनी आर्टिकल ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। 200 ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है सबको। ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टॉलमेंट का सवाल है। अ लोन ऑफ रुपीज दिस, इतने रुपए का लोन हैज टू बी रिटर्न टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज दिस पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड इज। हमें निकालना यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहली बात तो ये कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। यदि हमें इसका पूरा लॉजिक नहीं पता तो सीआई की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हम इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। आपको हमेशा जब भी इंस्टॉलमेंट निकालना है तो आप रेट को पकड़ा करो। भाई रेट है 3.75, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.7 को कैसे लिख सकते हैं बताओ। 75 को क्या लिख सकते हैं रेशो में, भाई परसेंटेज है इसलिए मैं रेशो बना रहा हूं उसका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको आप लिख सकते हो कितना 3/4, क्योंकि 1/4 होता है 25%, उसका 3 गुना 75 हो जाएगा। और ये आपके पास चेंज हो जाएगा किस में, 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15, और इनटू में आपके पास परसेंटेज का हो जाएगा 100, ठीक है। ये परसेंटेज का। अब देखो हमें यदि ये सीधा फ्रैक्शन याद नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे पेपर में बैठ के, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व आउट करना, जरा कितना आ रहा है ये, है ना। 5 से काट लो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 20 चौके 80, 80 यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो बन गया है वो 3/80 बन गया। रेशो कितना बन गया, 3/80 बन गया। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी इंस्टॉलमेंट का केस है तो जितने साल के इंस्टॉलमेंट है, अब इस चीज में क्या करना है, इस रेट की मदद लेना है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 1 साल का इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग, इंस्टॉलमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, यूजिंग रेशो। तो ये पहला हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, और इस पे 3 यूनिट ब्याज लगेगा, तो जो अमाउंट बनेगी वो 83 बनेगी, ऐसा हम कहते हैं इसको, ठीक है। और जो पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट का हम रेशो लिखते हैं वो अगले साल में या अगले इंस्टॉलमेंट के लिए इस नंबर का स्क्वायर हो जाता है, सेम नंबर का। यदि हम तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट लिखना चाहते हैं, यदि मान लो ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे होता तो हम लिखते 80 की पावर 3 और यहां 83 की पावर 3। 4 का होता तो 4। तो आपको लिखने का तरीका पता पड़ गया, मैंने यहाँ पे ये चीज और समझा दी एक्स्ट्रा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये हमारे अभी काम का डाटा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 साल के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो जरा, तो यदि मैं 80 का स्क्वायर पूछूं तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये 2 जीरो और इसमें लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक, ये 6400 हो गया। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो 83 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 83 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखो ऐसे ही कर लो। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 8 का 3 गुना 24, 24 का 2 गुना कितना होता है 48, तो ये हो गया 8, कैरी कितनी आ गई 4, ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 4, तो ये हो जाएगा इतना। तो ये देखो हमने, वैसे अब आपको ये वाली स्टेप्स अलग से नहीं लिखना, इस तरह से नहीं लिखना, डायरेक्टली आप इसके स्क्वायर करके यहाँ लिख लेना। अब इसमें हुआ क्या, हुआ बस इतनी सी बात है, हुआ इतनी सी बात है कि जो ये बात आपके पास लिखी है ये प्रिंसिपल साइड कहलाती है और ये इंस्टॉलमेंट साइड, या फिर हम इसको अमाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ के मिलता है आपको, ठीक है। यदि किसी ने लोन लिया हो, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या ठीक भी है, फिर भी हम शौक में कोई चीज़ अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए लोन लेते हैं, राइट। कार लेना है या घर लेना है, इसके लिए हम लोग लोन जल्दी अफोर्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है सर इंस्टॉलमेंट चाहे वो पहले साल की हो, चाहे वो दूसरे साल की हो, चाहे वो आखिरी साल की हो, इंस्टॉलमेंट हमेशा और हमेशा हमें बैंक बोलती है सर आप समान भरोगे। 500 रुपये है तो वो पहले साल भी 500 भरोगी, दूसरे में भी 500, या फिर 5 लाख यदि पहले साल में है तो दूसरे साल में भी 5 लाख ही भरना पड़ेंगे। तो हमें क्या करना होगी, ये जो इंस्टॉलमेंट है या अमाउंट है ये बराबर करना होगी। तो बेटा ये 83 का डबल है तो इसको भी 83 का हम लोग डबल बना देंगे, मतलब 83 बना देंगे। अब ये इसका साथ रेशो था तो 83 टाइम यदि इसको बढ़ाया तो हमें इसको भी 83 टाइम ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखो
अब यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये टोटल कितना प्रिंसिपल बन गया, तो मैं इस चीज को यहां लिख ले रहा हूं, ठीक है। यहां 0 लगाया, पहले तो यहां 0, 8 का 3 गुना हो जाएगा 24, 2 कैरी हो जाएगी, 8 8 64, 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। ये आई थिंक दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब क्या करना, इन दोनों को आपस में जोड़ना, इन दोनों को आपस में जोड़ना, तो ये बनेगा टोटल लोन अमाउंट, मतलब आपने कितना लिया, ठीक है। तो जरा जोड़ना कितना आ रहा है भाई, तो 40 तो सीधे सीधे हो गए, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये 40 तो सीधे आ गए और उसके बाद एक 0 और लग जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा। ये आपके पास, मतलब मेरे हिसाब से यदि मैंने जो मानना शुरू किया था, मैंने मानना शुरू किया था इस डाटा को लेके कि यदि मैं 80 रुपये किसी बैंक से उधार लेता तो मैं विथ ब्याज 83 रुपये देता पहले साल में। दूसरे साल में यदि मैं इतने रुपए यदि लेता और अगले साल आपके पास इतना सबमिट करता, लेकिन उस कंडीशन को हमने बाद में जाके चेंज कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, हमें इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर देना होती है, तो हमने इस चीज़ को बैलेंस कर लिया। तो प्रिंसिपल इस हिसाब से कम हो रहा है, जैसे पहले साल आपका प्रिंसिपल इतना कम हुआ, फिर दूसरे साल इतना कम हुआ, तो टोटल प्रिंसिपल एक्चुअल में था इतना, ठीक है। इससे मतलब ये निकलता है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हम लोग, सिर्फ जो अमाउंट आपने लोन में लिया था उसको कंपेयर कर देंगे। तो भाई ये जो वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये वैल्यू जो एक्चुअल में है वो है सर 52,160। अब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा ये संख्या इसके कितनी गुना है। तो भाई 13 चौके 52 और 4 चौके 16, मुझे सीधा सीधा दिखता है ये नंबर का 4 गुना। ज़्यादा दिमाग खर्च ही नहीं हो रहा है, पेपर का सवाल है ना, इसलिए ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा। पेपर का सवाल नहीं होता, किसी ऊटपटांग वेबसाइट का सवाल होता ना, तो आप 100% इसके कैलकुलेशन में जरूर फंसते। ये मल्टीप्लायर नहीं बन रहा होता, बहुत परेशान करता है या फिर आपको, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट निकालना है बच्चा। तो अब एक काम करो, बताओ मुझे, हमने ये 2 इंस्टॉलमेंट जो पे करी हैं, ये इनको टोटल कर ले तो कितना पैसा हमने पे किया है, तो इसको जोड़ने पे आपको मिल रहा होगा 13,778। देखो अब हमने इतना बोरो किया और इतना हम पे कर रहे हैं, तो भाई मेरे कितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये 738 रुपीज एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और ये 738 एक्चुअल में क्या है, मेरी उंगली देख लो ध्यान से, ये एक्चुअल में इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई। अब यही इंटरेस्ट हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल का 4 गुना हमें आंसर में लगाना है। तो 4 गुना यदि हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यूनियन डिजिट पे 2 आना चाहिए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। 8 चौके 32, 3 कैरी हमारे पास है, 4 का 3 गुना 12 और 3 15 होता है, 52 लास्ट में होना चाहिए, और 52 लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देता है। अब मुझे आगे ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन से भी खेलना सीख चुका हूँ। तो ये भी एक अच्छा सवाल, एक और धमाकेदार सवाल। तो ऐसे और भी सवालों के लिए जुड़े रहिए, लेकिन अपने कमेंट ज़रूर दीजिए मुझे कि आपको इन वीडियोज़ से हेल्प मिल रही है, कितने हेल्पफुल हो रहे हैं आपके लिए, मज़ा आ रहा है। कुछ भी आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, सो दैट मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको निकाल के ला पाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।